हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर, टॉक शो के अंदर। आज हमारे खास मेहमान हैं, खास शख्सियत हैं, श्री सतीश के सिंह। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे चैनल पर आए, बहुत बहुत आभार। श्री सतीश के सिंह किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। लंबा अनुभव है राजनीतिक पत्रकार के रूप में, अर्थनीति के पत्रकार के रूप में। भारत और विदेश नीति को बेहतर ढंग से समझते हैं। जी न्यूज के साथ विभिन्न पदों पर लंबे समय तक जुड़े रहे हैं और इस बात का भी उन्हें सौभाग्य रहा है कि बहुत सारे भारत के प्रधानमंत्रियों की जो विदेश यात्राएं होती हैं उनके साथ भी वो बहुत क्लोजली जुड़े रहे हैं। उनके अनुभव से हमें भी सीख मिलती है और जो दर्शक मित्र हैं उन्हें भी सीख मिलती है। बात आज के विषय की, यानी कि कोरोना, भारत पर उसका इम्पैक्ट, भारतीयों पर उसका इम्पैक्ट, ना केवल भारत पर बल्कि भारतीयों पर, क्योंकि भारतीय ही तो मिलकर भारत बनाते हैं। अदरवाइज तो फिर एक जमीन का ही टुकड़ा हो गया ना वो तो। कोरोना और उसका इम्पैक्ट, आज करीब करीब 1.25 साल हो गया हमें जूझते हुए इस बीमारी से। पहली टिप्पणी यह कि कहां से चले थे और कहां पहुंचे। हमने बोहरा साहब जब प्रधानमंत्री जी देश के सामने आए थे तो शुरुआत तो बड़ी अच्छी की थी। मैंने भी थाली बजाई थी जी। और इसलिए बजाई थी कि वही एक रास्ता था उस वक्त कि लोगों को ऐसे ही डिसिप्लिन कर दिया जाए, सब लोगों के अंदर संचार हो जाए, और वो हुआ। जी। तो पहला तो ठीक रहा, पहला तो मैं कहूंगा ठीक रहा, लेकिन उसके बाद का 1 साल में क्या हुआ, ये उसी का मुझे लगता है कि आज जो कुछ पिछले अप्रैल और मई के महीने में जो हमने मौतें देखी हैं, ऐसा जीवन में कभी नहीं देखा। इस दौरान जो कुछ हुआ वो अकल्पनीय है, अकल्पनीय है। आदमी ऑक्सीजन के लिए, दवा के लिए, हॉस्पिटल बेड के लिए, जांच के लिए, मुझे भी जांच कराने में 5-6 दिन लग गए। तो ऐसी स्थिति थी शहरों की। और जब ये बात चली कि भाई गांवों में क्या हो रहा है, तो गांव तो अभी भी जूझ रहे हैं। हमने गंगा में लाशें देखी, कहते हैं, और बड़े पैमाने पर ये हो रहा है। जांच ही नहीं हो रही, अब नए जांच के किट आ रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, क्या हो रहा है अभी कितना टाइम लगेगा। लेकिन गांव में अगर ये प्रकोप इतना बड़ा है, अब तो शहरों में मुझे लगता है कि संभल गया है। आप ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस पे हम आए हैं, वो भी उतना ही कातिलाना है। लेकिन मोटे तौर पर अब कहा जा सकता है कि शहरों में संभल गया है। लेकिन खास तौर से जो नॉर्थ इंडिया के गांव हैं या ईस्ट इंडिया के गांव हैं, वहां तो आप कागजों पर दिखा सकते हो कि संभल गया है जी। लेकिन वाकई कुछ व्यवस्था ही नहीं, तो संभला क्या है वहां पे। वहां तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जो हम कल्पना करते हैं कि क्या हो सकता है वो नहीं हुआ है अब तक। तो यही मौका मिला है, अगर साल भर में के बाद अभी मौका मिला है कि इमरजेंसी समझ के हर कुछ जैसे भी हो, जो बेच के लाना हो, जो दान में लाना हो, कुछ तरह से करिए। लेकिन आप समझिए कि आप चाइना से भी बड़ा वार जो है ये लड़ रहे हैं। मतलब लद्दाख में जो लड़ाई हो रही थी उससे ये बड़ी लड़ाई है ना, क्योंकि गांव गांव में घर घर की बात है। शायद अब अगर वो हुआ तो लाशें नहीं देखने को मिलेगी। और ये है कि अभी ऐसा हुआ है, आगे क्या होगा, वैक्सीन का क्या हुआ, कब तक पहुंचेगा, कितने तादाद में पहुंचेगा, क्या पोलियो जैसा डोर टू डोर जाएगा, या रोज उसमें नियम बदलते हैं, रोज उसमें मेडिकल इंफॉर्मेशन बदलती है। मेडिकल इंफॉर्मेशन पर भी हम बात करना चाहेंगे आपसे कि गजब, 100 डॉक्टर है तो लग रहा है 50 अलग अलग व्यू दे रहा है। अजब तरह की स्थिति ये कोरोना काल में मिली है। बहुत सा ये आपने अभी शवों के मिलने की बात की, उत्तर प्रदेश और बिहार के खासतौर से गांव में, इवन मध्य प्रदेश के अंदर भी हालात काफी दयनीय हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के 2 दावे आए जिनके ऊपर काफी प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। एक दावा ये कि उत्तर प्रदेश के 68% गांव में, सर अनम्यूट कीजिए, सर अनम्यूट कीजिए आप, हाँ अनम्यूट कीजिए सर। अभी आया क्या?
आपकी बात आ रही है, आप ही की तरफ से हुआ। जी जी, अभी है, आ रही है आवाज। हाँ। जी, मैं दोहराता हूं अपना सवाल। अ, अभी उत्तर प्रदेश में तो जो शव मिले हैं नदियों में, वो तो अब सबको पता है। वो अब कम से कम हर भारतीय के लिए शर्मनाक तो है ही, वो देखा जाए तो जो हमारी स्थिति हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये दावा किया जाना 2 दिन पहले कि हमारे 68% गांव के अंदर इन्फेक्शन है ही नहीं, और वो इन्फेक्शन फ्री है, कोरोना फ्री है। और साथ में जब पंचायत चुनाव में जो टीचर्स लगे तो सिर्फ उसमें 3 की मौत हुई है। ये ये जो आंकड़े हैं इस किस्म के, ये भुलावे में डाल देते हैं, भ्रम में डाल देते हैं। कौन इस बात को मानेगा जो सामने घटित हो रहा है गांव में। मैं अभी उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि से आता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, कि 68% गांव में अगर कोरोना नहीं है तो फिर ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है सतीश जी। मान लीजिए कि हम इस बात को मान भी लेते, क्योंकि हमारे पास कोई तथ्य जांचने का कोई हिसाब किताब नहीं है, तो 32% गांवों की क्या हालत, क्या वही सी हालत के चलते गांव जो ये लाशें गंगा में मिली, कब्र बनाए गए नदियों के किनारे, लकड़ी नहीं मिले और वो सांस छोड़ते लेते लेते मर गए लोग, तो क्या वो क्या है, वो तो बहुत लंबे स्ट्रेच में वो लाशें मिली। मान लीजिए कि मान भी लेते हैं कि 68% का दावा सही, लेकिन क्या ये भी सच नहीं है, या सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश और हमारा बिहार, मैं बिहार का, क्या वहां आंकड़े नहीं छुपाए गए, क्या हॉस्पिटल को इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए, क्या केस मुकदमे नहीं हुए, क्या वहां पर जो टूल किट है जांच पड़ताल के, क्या वो टाइफाइड बता दे रहे हैं, क्या वो जांचें नहीं हो रही तो बोले हार्ट अटैक से मर गया, क्या है इसका। तो एक मेरे हिसाब से बोरा साहब, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, न सरकार के खिलाफ, मेरा ये कहना है कि भाई सच को स्वीकार तो करो कि जी विभीषिका इतनी बड़ी थी, बड़ी चूक हुई और हमारे पास हमने कोई व्यवस्था नहीं की, उसके वजह से ये चीजें हो गई। तो जाहिर सी बात है कि जब हम लोग देखते थे कि दंगे होते थे उसमें भी आंकड़े छुपाए जाते हैं, जी जी। इसमें तो आदमी ऐसे मरा है और हर चीज के लिए मोहताज रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये बड़े पैमाने पर हुआ होगा, हम ऐसा कह सकते हैं। ये तो उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे कस्बे के इलाके से जो स्ट्रिंगर हम लोग बोलते हैं, उन लोगों ने ये लाशों लाशों को दिखा दिया, वो खबर लेके आए, तब इतना ये बवंडर और बवाल बचा, नहीं तो शायद ये आपको कुछ नहीं दिखता, बिल्कुल कुछ सही नहीं कहा। दिखता। बिल्कुल हमने बिल्कुल। एक बिहार के गांव की रिपोर्ट भी ली थी, और वो रिपोर्ट का हम जिक्र अगले सवाल में करेंगे कि लंबे लंबे उत्तर भी ठीक नहीं। जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन हम भारतीयों की एक और आदत भी है, वो आज की आदत नहीं है, एक्चुअली पुरानी आदत है, कि हमेशा हम आग लगने पर कुआं खोदते हैं। हम चीजों को एंटीसिपेट नहीं करते हैं। हम दावे करते हैं कि हमारे पास वैज्ञानिक हैं, इक्विपमेंट्स हैं, डेटा है, सब कुछ है, डिजिटल वर्ल्ड है जहां चीजें आसान हो जाती हैं। लेकिन उस आदत में कोई बदलाव नहीं आया है कि जो आग लगने के ऊपर बाद में आप कुआं खोद रहे हैं। और यहां भी ये कहावत पूरी तरह से हमारे जीवन में चरितार्थ हुई है, और सरकार ने पूरी तरह से चरितार्थ की है। मैंने एक साल का जिक्र किया कि एक साल में हम लोगों ने क्या किया, इसमें जी कहीं से दो राय नहीं है बोरा साहब, कि जो भारत के मोदी सरकार का जो वैक्सीन इनिशिएटिव था, इससे झंडा भारत का गड़ा, जी लेकिन गड़ा कि हमने अपना वैक्सीन बना लिया एक जानलेवा अदृश्य इनविजिबल एनिमी के खिलाफ, और हम लेके आ भी आ जी गए। लेकिन जो मिसमैनेजमेंट हुआ, और देखिए जनमानस, भारतीय जनमानस जो है और सरकार जो, ये सब ने पता नहीं, ये लगता है एस्ट्रोलॉजी से समझ लिया या दिव्य स्वप्न से समझ लिया, अब ऐसे मान लिया कि कोरोना पिछले साल आया था और चला गया, खत्म हो जी गया, जी कुछ जी। नहीं, भारतीयों को कुछ नहीं होगा, हम काढ़ा पी के ठीक हो जाएंगे। तो सब लोगों ने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी, और ये सही बात है।
कि कोई मास्क वास्क नहीं पहनता था, कुछ नहीं। कोई सारी चीजें शुरू हो गई, अनवरत जैसी थी पहले हो गई। तो कभी ना कभी इसका विस्फोट तो होना ही था। हम जब समय मिलता है तो उसमें जो अभी जो आपने ऑक्सीजन देखा, क्या ऑक्सीजन का 1 महीने में कमी दूर नहीं हुई? जब ये 1 महीने में दूर हो सकती है, हुई है, शहरों में तो हो ही गई, तो क्या ये साल भर थे ना हमारे पास? अब मैं सिर्फ किसी, आप सारी सरकारों को कहिए, कहा जो केंद्र से वेंटिलेटर भी गए, वो भी कई राज्यों में मैंने सुना है कि ऐसे ही गोडाउन में पड़े हुए हैं। हम तो 2 जगह का नाम भी ले सकते हैं, लेकिन हम अभी बदनाम किसी को नहीं करना चाहते। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने एक अवघड़ मानसिकता से, हम समझते हैं, हमने मान लिया कि हमको तो कुछ होगा नहीं, या जो होना था वो हो गया, और अगर हो भी जाए तो हमको कुछ नहीं। ये जो मानसिकता है ना, उसी ने ये सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। जो आप कह रहे हैं कि आज हमारी छवि, और हर व्यक्ति को लगता है कि अभी जिंदा है, अभी कल तक क्या होगा उसको कुछ पता नहीं है। कभी व्हाइट फंगस तो ब्लैक फंगस, अभी और कुछ होंगे। बोरा साहब, मैं आपको कह रहा हूं, मेरा बात याद रखिए कि भाई अभी तक तो ब्लैक फंगस नहीं आ रहा था, अब ब्लैक फंगस की बात हुई तो अब व्हाइट फंगस आ गया। तो हमारी व्यवस्था बिल्कुल लचर ऐसे भी है, और उसके बाद से हमने कुछ किया नहीं भाई, कुछ नहीं किया। उसी का असर है कि लोग बड़े बड़े महानगरों में भी बड़ी तादाद में मर गए, सांस लेने के लिए मर गए। हम सोच सकते कि उनको ऑक्सीजन लगाते, लग जाता टाइम पे, तो उसमें बहुत बच जाते। लेकिन तो ऐसा क्यों हुआ भाई? हम तो इसका विवेचना और विश्लेषण करने के लिए आपके साथ बैठे हैं कि आखिर ये कहाँ चुकी। भाई हम एक बात और कहते हैं, चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार, उनको क्या मास्क के ऊपर, जब ड्राइविंग पे आप वायलेशन पे आप फाइन करते हो, आप मास्क पे ही एक फाइन कर देते, 10,000 लगेगा या 20,000 लगेगा, या तो तुम्हारा आधार कैंसिल कर देंगे, तुम्हारा डीबीटी कैंसिल कर देंगे, तुम्हारा जनधन पर पैसा तुम नहीं निकाल पाओगे। शहरों में आप कहते हैं कि तुम्हारी नौकरी पर आफत आ जाएगी, तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, 3-4 महीने की जेल हो जाएगी। क्या ये नहीं हो सकता था? हमने चूंकि एक मान लिया कि हम सब ठीक हो गए। और मजे की बात देखिए, दशहरा गुजर गया, दिवाली गुजर गई, होली गुजर गया, 3-4-5-7 जगह चुनाव हो गए, उस दौरान मतलब संयोग है कि कुछ नहीं हुआ। इसने और एक बल दे दिया कि हमने जो है सो है, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और वो जो इनविजिबल आर्मी है, उसने ऐसा डंक मारा कि ये सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। मैं अभी 2-3 दिन पहले एक और ऐसे टॉक शो में था और काफी बड़े इकोनॉमिस्ट मेरे साथ में थे। तो मैंने कहा, एक छोटी सी 1 मिनट की एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई। मैंने कहा, राजा कृष्णदेवराय की एक बहुत महान कहानी है। आ, उनका कहना था कि उनके यहाँ जब विपदा काल आया, एक बार कुछ ऐसा ही रहा होगा, तो उन्होंने ये कहा कि आप जितनी भी जनता, वो मेरे बच्चे हैं, आप सब ने मेरी सेवा की है, मेरा राज्य इतना खुशहाल है आप लोगों की वजह से है। और आप लोगों ने हमेशा कर दिया है हमको, राज खजाने के अंदर पैसे दिए हैं, सब कुछ दिया है, जिसकी वजह से आज ये राज्य इतना बड़ा और वैभवशाली बना। आज आप परेशानी में है, तो मैं आपको वादा करता हूं कि जब तक आपकी समस्या सॉल्व नहीं होती है, परेशानी खत्म नहीं होती, मैं आपको पालूंगा। यानी कि राजा और देश जिसे कहते हैं, वो खुद निकल कर आता है और कहता है कि मैं आपको लुक आफ्टर करूंगा जब तक ये विपदा समाप्त नहीं होती है। आज उसी सिचुएशन को भारत के संदर्भ में, आज के भारत के संदर्भ में देखें, तो हमें कोई आश्वासन कहीं से मिलता नजर नहीं आता कि मेरे बच्चों, मैं आपको लुक आफ्टर करूंगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूं आपके साथ में। वो आश्वासन कहीं मिलता नजर नहीं आता सर, कहीं मिलता नजर नहीं आता। इसलिए बहुत जगह आजकल कुछ हेडलाइंस आई भी और फिर मिस भी हो गई, जहां पे सरकार मिसिंग दिखाई जा रही है वहां पर। देखिए, अब उसमें थोड़ा सा काम हुआ है। कुछ एक सरकारें कुछ कुछ आर्थिक मदद देने की बात, उसका ऐलान किया है। कई जगह फ्री इलाज की भी बात हुई है, और कई जगह जिनके लोग
परिवार से मरे हैं उनके बारे में भी कुछ कुछ हुआ है, लेकिन इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी केंद्र सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए कि चाहे वो इकोनॉमी उस परिवार का देखने का हो, चाहे उसके आश्रितों को उसकी शिक्षा और रोजगार या खाना, ये सारे की व्यवस्था का एक पूरा एक प्लान बनाना होगा। शायद मेरे ख्याल से बन भी रहा होगा, लेकिन हम इस पे दावा नहीं कर सकते। वो सबसे बड़ी समस्या हो जाती कि भाई एक चीज, एक गरीब के परिवार का अगर मुखिया चला गया तो समझिए परिवार खत्म हो गया, है कि नहीं। दूसरी चीज, वो बच्चे करेंगे क्या भाई, कहाँ जाएंगे, कौन उनकी मदद करेगा। तो चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, इस समय ये डेवलपमेंट और जीडीपी और ये सब फलाना ठिकाना, इस वक्त, ये वक्त नहीं, हम नहीं कहते कि नहीं है। आम जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे, मैंने अपने हिसाब से अंदाजा लगाया है कि हमको 2-3 ट्रिलियन के कोरोना पैकेज पर काम करना पड़ेगा, जिसमें स्वास्थ्य में वैक्सीन, इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास, ये सब कुछ की आवश्यकता है। हमने पिछले साल सरकार ने किया था कि करीब करीब 3.25 लाख करोड़ का जो फ्री का अनाज मिलता है उसकी घोषणा की थी। इस बार भी 2 महीने के लिए हुआ है, अभी की 2 या 3 महीने के लिए हुआ। 2 महीने का। इस प्रकार से हर क्षेत्र में वो काम करना पड़ेगा ताकि फिर हम जो है चल पाए, क्योंकि अभी तो कोरोना का प्रभाव दिखना शुरू हुआ है ना। जो आर्थिक सुनामी जिसको हम कहते हैं, जो डिसलोकेशन है, वो डिसलोकेशन को तो एड्रेस करना पड़ेगा। अभी तो हम उस पैंडेमिक से ही जूझ रहे हैं, तो पैंडेमिक के बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। हम लोगों ने जो गलती कहाँ हुई बोहरा साहब, ये बात मैं महत्वपूर्ण ढंग से कहना चाहता हूँ कि गलती क्या हुई कि हम लोगों ने पैंडेमिक पर जो विक्ट्री पहले डिक्लेयर करके हमने इकोनॉमी को सुधारने का काम किया। वो स्वागत योग्य कदम था, लेकिन इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देते हुए हम ये वाला जो पैंडेमिक का जो ये था उसको हम जितना करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, और ये स्थिति आ गई कि केंद्र और राज्य लड़ने लगे आपस में, और राज्य खाली तोहमत छापने लगे केंद्र सरकार पे, और केंद्र जो है राज्यों पर डालने लगे। तो ये ब्लेम गेम से कोरोना का वायरस तो नहीं रुकता ना। उससे क्या होता है, सब अपना पल्ला झाड़ रहे। कोई ऐसी सरकार नहीं है जो अपना पल्ला नहीं झाड़ रही। बिल्कुल। अब पल्ला झाड़ रही है। अब मान लीजिए कि कई प्रदेशों का ले, उन लोगों को अपना एक पेपर जारी करना चाहिए कि हम लोगों ने ये किया था, हम लोगों ने ये किया था, हम लोगों ने ये नहीं किया। क्यों नहीं किया ये भी बताए, क्यों नहीं किया ये भी बताए। पहले हम वैक्सीन सेंट्रलाइज करके रखे थे, फिर हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया कि अब अपना ग्लोबल ठेका निकालो, ग्लोबल टेंडरिंग करो। ये बहुत, मतलब क्या कहा जाए, ये बहुत डिसलोकेटेड चीज रही। मैसअप है, पूरा मैसअप है एक्चुअली। हाँ, तो ये बहुत गड़बड़ हो गया, और उसका मूल कारण मैंने आपको तो बता ही दिया ना कि जब हमने सोचा कि भाई ये कुछ आया था चला गया, बिल्कुल अब नहीं आएगा, और वो जो 2020 ने दुनिया झेला, 2020 में दुनिया ने जो झेला, वो भारत 2021 में झेल रहा है। हमारे पास पड़ोस वाले भी एकदम अभी बुलंद चल रहे। बिल्कुल। श्रीलंका, भूटान, इवन पाकिस्तानी भी, उनको तो हो सकता है चाइना वालों ने दे भी दिया होगा इंजेक्शन वगैरह, या यही सवाल मैं भी पूछना चाह रहा था कि हम इतने त्रस्त हो गए, पर ये बीमारी पाकिस्तान और बांग्लादेश में कैसे बच गए? ये जो है ना विषय, जांच का विषय है, ये बहुत बड़े जांच का विषय है बोहरा साहब। अभी इस पर कुछ ये हम और आप बाहर रह के तो इसकी जांच कर नहीं सकते। ये एक बहुत बड़े जांच का या अध्ययन का या सर्वे का विषय है कि भाई आप लोगों ने अगर इस पे कंट्रोल पाया तो कैसे पाया, या आप लोग के यहाँ ये चीज नहीं हुई तो कैसे नहीं हुई। और जब भारत पूरा जश्न मनाने के मूड में आ गया, चुनाव में लिप्त हो गया, पॉलिटिकिंग यहाँ और
इसी चीजों में रहते हैं हम। तो अचानक से एक वायरस जो है वेरिएंट के साथ, फलाने के साथ आता है, और मतलब कहिए कि 5 दिन के अंदर पूरे देश को एकदम मौत के किनारे ले चला जाता है। बिल्कुल ये बिल्कुल। क्या हुआ, क्या हुआ, ये हम नहीं कुछ कहते, हमारे दिमाग में कई बातें आती हैं, लेकिन हम वो बात कह नहीं सकते। हम जी इतना जरूर कह सकते हैं कि जो हमने देखा, हमने महसूस किया, वो ये है, वो बात ये है। ठीक है, इकोनॉमिक कंपल्सन था कि लोग अपना कमाए धमाए, ये भी कंपल्सन था कि भारत में जो 23-24% गिर गया था उसको भी सुधारे। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई कि भाई जो दूसरा वाला पक्ष था जी उसको हम 1 जनवरी हम कहें तो, या फिर और पहले कहें, मानसिक रूप से तो हम पहले ही थे कि भैया यहाँ से तो कोरोना गया। तो क्या इन सारी चीजों का विषय होना, जांच होना चाहिए कि भाई अचानक पूरी दुनिया में भारत जैसे देश में ही ये कोरोना वायरस को बहुत प्यार था क्या इंडिया से, जो अचानक यहीं पे इस ढंग से मार किया, वो भी एक कारण है। आप कह सकते हैं कि भाई वैक्सीन जो है खूब पहले पड़ जाता, अभी भी पढ़ाना पड़ेगा, अभी हम तो वैक्सीन में भी कई पॉलिसी बदल गई है कि भाई तरह तरह के पॉलिसी बदल गई। तो वैक्सीन तो डोर टू डोर देना ही पड़ेगा, आपके पास कुछ नहीं पता आपको, तो कम से कम वैक्सीन तो देना ही पड़ेगा। ये अब आत्मविश्वास का सबसे बड़ा गारंटी यही हो गया। पहले पॉलिटिशियन उसका पॉलिटिसाइज भी कर रहे थे वैक्सीन, गांव के लोग मास्क जब नहीं पहनते तो सुई कहां से दिलवाएगा, तो वो उसके लिए फिर आपको कठोर होना पड़ता। कठोर आप एक मास्क तक को नहीं थे, कई राज्यों ने तो मास्क पे जो फाइन लगाया हुआ था उसको भी हटा दिया था। बिल्कुल। तो ये स्थिति है। एक चीज और बड़ी जहन में आती है, वैक्सीन की बात की आपने। वैक्सीन पे आने से पहले एक छोटा सा इशू और उठा लेते हैं कि बात पाकिस्तान की हो रही थी, बांग्लादेश की हो रही थी। ओरिजिन के बारे में अभी भी बहुत सारे लोग संदेह हैं कि कहाँ से आया है वायरस, निकला कहाँ से है। और एक सब्जेक्ट पर पढ़ाता भी था, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, अपने कोर्सेज के अंदर। तो उसमें 3 मेजर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल। ये बायोलॉजिकल जो वेपन्स हैं, पढ़ाने में तो अच्छा लगता था, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि अब जो हो रहा है, जो पूरी दुनिया में हुआ है, क्या ये वास्तव में एक बायोलॉजिकल वेपन है? ये हम कैसे कहें, मैं तो वैज्ञानिक हूं नहीं, न वायरोलॉजिस्ट हूं, लेकिन दुनिया में हमने ये जरूर देखा है, पूरा इतिहास इस बात का गवाह है कि जब मौका आता है, अपने को आता है, तो देश जो है परमाणु बम भी पटक के पूरे कंट्री को बर्बाद कर देता है। तो वो मरे किसी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है। जिस तरह से पूरी दुनिया में राइवलरी है, जो खास तौर से 2 तरह की राइवलरी है, एक अमेरिका और चाइना को का जो धुरी है वो राइवलरी है, और जो दूसरा जो राइवलरी में ही ये हुआ है कि आप जो टेररिज्म है, तो कहाँ लिखा नहीं लिखा हुआ है। आप देखिए ना, जो अद्भुत चीज हुई थी कि आप 9/11 में 2 जहाज अमेरिका के पकड़ के कुछ टेररिस्टों ने हाईजैक करके एक ही समय पे जाके टकरा दिए। ये तो असंभव, मतलब जैसे अलौकिक चीज। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा सवाल इस चीज की है, और बायोलॉजिकल वेपन्स को, WMD को लेकर, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को ही लेकर तो अमेरिका ने इराक पे धावा बोला था, जबकि वहां मिला कुछ नहीं। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है बोरा साहब, लेकिन इसके बारे में तो पता लगा के बताना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन हमारे सामने जो देश के सामने चुनौती है कि भाई इस बार तक तो चलो, अब क्या करें, अब तो कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ करने लायक भी नहीं, है कि नहीं। अब तो हम इसी ओर थोड़ा ध्यान दें पहले कि भैया हॉस्पिटल हॉस्पिटल जो गांव देहात के इलाके में मुफस्सिल अस्पताल है, उसको कम से कम चलाया तो जाए, कुछ तो करें हम, कुछ तो करें, कुछ तो करें। अच्छा, सेंसिटाइज करें,
इश्तिहार राजनीतिक छपते रहेंगे, ब्लेम गेम होता रहेगा, लेकिन जो सेंसिटाइजेशन है वायरस को लेकर, पेंडेमिक को लेकर, एपिडेमिक को लेकर, वो अब आपको तो करना ही पड़ेगा ना, या नहीं कर पाए। हमने देखा कि मुंबई ने चीजों को कैसे संभाला। मुंबई में तमाम सबसे ज्यादा जो फोकस में था वो मुंबई था, है कि नहीं? लेकिन वहां पर चीजें संभली है नहीं थी कि वो संभली हुई थी, है कि नहीं? ऊपर नीचे उठा पटक सब कुछ होता रहा, लेकिन संभली कितने समय में संभली? तो आपको वो मॉडल, उस तरह की चीजें आपको सबके लिए करनी पड़ेंगी। ऐसा थोड़ी होगा कि उत्तर प्रदेश के किनारे के गांव के लोग जाके वहां पर कब्र में दफन हो जाएंगे, वो भी नदी किनारे, और बाकी जगह चीजें मिल जाएंगी। ऐसा थोड़ी होता है, आपको करना पड़ेगा। ये हेल्थ जो है बहुत बड़ी, हेल्थ और इकोनॉमी, यही दो चीज इंपॉर्टेंट है। ये सब चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, आपकी डेमोक्रेसी को कुछ नहीं होगा। आपकी आवाज जो है वो भी किसी न किसी रूप से निकल के चली आएगी, लेकिन व्यवस्थाएं तो आपको, चाहे जो करना पड़े आप करिए, जो करना पड़े आप करिए, आप जो करना है सो लाइए। हमको आपको अहमियत पे जाना हो वहां जाइए, मंदिरों के सोना बेचना हो वो बेचिए, आपको नोट छापना है वो छापिए, जो करना है आपको ये करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, और सब लोग को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने वेंटिलेटर के लिए या फलाने चीज के लिए पैसा दिया कि राज्य सरकार को, तो उसने क्या किया भैया कि उससे जो है कोई स्टैच्यू बनवा दिया। मतलब कुछ भी होता है इंडिया में तो पैसा डाइवर्ट कर देते या रोक लेते हैं या कहते हैं जी इसकी व्यवस्था नहीं है। हमको पता चला है कि कम से कम 2 जगह का तो हमारे पास कंक्रीट रिपोर्ट है कि वहां वेंटिलेटर ऐसे ही पड़े हुए जी, कई जगह कई जगह है ना। क्यों है? क्योंकि बोलते हैं आदमी नहीं मिल रहे हैं, आदमी नहीं मिल रहे हैं। तमाम हिंदुस्तान के 6 लाख गांव में, अधिकांश गांव में पहला डिफेंस जो है ना क्वेक होता है, झोला छाप होता। और कम से कम हमारे प्रदेशों में तो, जो हमारे हिंदी प्रदेश हैं, उसमें तो हर गांव का झोला छाप ही अभी पहला इलाज कर रहा है। मैं तो कल डेटा देख रहा था सतीश जी, और कितना गंभीर बात है। वो डेटा इस किस्म के हैं कि मैं खुद चौंक गया। जैसे कि पिछले कुछ वर्षों से, उससे पिछली सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार से चला आ रहा है कि सरकारों ने जो नियुक्तियां करनी थी टेक्नीशियंस की, सपोर्ट स्टाफ की, बंद की हुई 8-10 साल से। हेल्थ सेक्टर में नहीं है, एजुकेशन में टीचर्स भी नहीं है। आज जब वेंटिलेटर्स पड़े हैं तो वेंटिलेटर्स को ऑपरेट करने के लिए टेक्नीशियंस चाहिए आपको, आपने टेक्नीशियन भर्ती नहीं किए। आपके पास नर्सेस की कमी है, आपके पास बाकी, डॉक्टर देवी शेट्टी सही कहते हैं कि आपके पास सपोर्ट स्टाफ हेल्थ का इतना कमजोर है, इतना कमजोर है, और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर विपत्ति आ सकती है, और हमें बच्चों की विपत्ति के लिए 1,60,000 आईसीयू चाहिए बच्चों के इस देश में अभी कुछ महीनों में, और टोटल उपलब्धि 800 की है इंडिया में जो बच्चों के आईसीयू हो सकते हैं। इस भयावह स्थिति में जब आपने टेक्निकल हैंड रिक्रूट नहीं कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर में, जो आपने वहां पे कंपाउंडर्स हैं वो भी रिक्रूट नहीं करने हैं, सारी पोस्ट वैकेंट पड़ी हर जगह पर। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तो अब मवेशी जाके चर रहे हैं, चाहे कई प्रदेशों से जो पिक्चर आती है हमारे पास से, बंद पड़े प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कुछ नहीं है वहां पे। जब आप रिक्रूट ही नहीं करोगे, कुछ करोगे नहीं, ना आपका सपोर्ट स्टाफ है, ना डॉक्टर्स हैं, ना नर्सेज हैं, ना आपके पास ऑपरेटर्स हैं। अब लोगों में समझ तो आ रही है कि चीजें होनी चाहिए, क्या सरकारें देने को तैयार हैं? देखिए, सरकार का दिवाला निकला हुआ है, और सरकार एक मान चुकी थी पहले। सारे सरकारों का दिवाला निकला हुआ, कोई बचा हुआ नहीं, समझ रहे हैं ना। तो इमीडिएट स्पेंडिंग करते हैं कि अभी इसमें लगा दो, बाद में देखी जाएगी, ठीक है ना। ये कोरोना में भी हुआ, ये कोरोना में भी हुआ। ये खर्चा भी कुछ हो ही नहीं रहा है, सब लोग रक्षित सुरक्षित हो गए हैं, छोड़ो इसको, बाद में देखते हैं। सवाल ये है कि आप नौकरी देने की स्थिति में हैं ही नहीं, आपके खजाने में पैसे हैं ही नहीं, हैं भी तो इधर उधर के कामों में चले जा रहे हैं, वो आपकी प्रायोरिटी तय नहीं है।
और दूसरा कि जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, आप जानते हैं ना कि जो सपोर्ट स्टाफ वगैरह होता है, नीचे ऊंचे के स्टाफ होते हैं 3-4 में, उसमें कैसे नियुक्तियां होती हैं और कैसे होती हैं, कम से कम हम तो अपने कुछ एक राज्यों का जानते हैं, है कि नहीं? तो आप क्या समझ रहे हैं कि क्या सब क्या बोलते हैं, मतलब स्नान करने से निकल आएगा क्या? अचानक सब कोई अचरज हो जाएगा? ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि देखिए, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को, हिंदुस्तान के को चलते रहने देखना है, तो एक बहुत बड़ी जरूरत ये हो गई कि आप पहले अब हेल्थ को आप ठीक करो। एजुकेशन और हेल्थ को दरअसल हम लोगों ने ये मान लिया कि इसमें जो प्राइवेट सेक्टर आएगा तो आधा भार वही ले लेगा, लेकिन दोनों एलिटिस्ट हो गए, प्राइवेट सेक्टर एलिटिस्ट हो गए। अब आप बढ़िया से पढ़ा नहीं सकते, आपका खर्चा नहीं है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में। और जब प्राइवेट सेक्टर उस इलाके में उस तरह से मजबूत हुआ तो सरकारें कमजोर होती गई, हेल्थ में चाहे एजुकेशन में। आप समझ रहे हैं बात को? नहीं, और आपके पास खर्चा और जुटाने के लिए या खर्चा लगाने के लिए है ही नहीं, तो आप कहाँ नियुक्तियां हो रही है? हमने कोई पढ़ा अभी कुछ दिन पहले कि 10 लाख तो नियुक्तियां खाली केंद्र सरकार में खाली है। किस बिल्कुल है, लेवल पर, उतना मैं नहीं बिल्कुल कह है, पा रहा हूँ। बिल्कुल है। तो आप सोचिए ना, केंद्र की स्थिति भी नहीं है। हम कहते हैं कि हाँ जी सरकार छोटी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जो जरूरत की चीजें हैं वो तो करनी पड़ेंगी। और राज्य सरकार की जब केंद्र की ये हालत है तो राज्यों की क्या हालत होगी, आप सोच लीजिए। बिल्कुल आपने राज्यों सही की कहा क्या है। हालत होगी, क्या होगा, कैसे हो है? इवन आप जहां बैठे हैं, मैंने तो ये सुना है कि आप जहां बैठे हैं वहां पर 6 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है बिल्कुल है। महाराष्ट्र के ऊपर। तो कहां से खर्चा करे? और प्रायोरिटी तो सेट करनी पड़ेगी कि ये 3-4 चीज हैं जो अब हमको पहले करना पड़ेगा। अगर हम रोजगार की भी बात करें तो आपको क्या लग रहा है कि टेक्नोलॉजी के रोजगार से देश की जो रोजगार की स्थिति है, धंधे की स्थिति है, वो सुधर जाएगा क्या? नहीं सुधरेगा। हाथ को काम नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को जो पढ़ के आए हैं, पैसा वैसा खर्च करके आए हैं और जो टेक्निकल हैं, उनको मिल भी जाएगा प्राइवेट सेक्टर में। अरे कोई कंपनियां अपना ये रोजगार देने के लिए काम थोड़ी कर रही है, वो सिर्फ प्रॉफिट देखती है अपना। बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। वो चीज उनको भी कहना पड़ेगा और हमको पता करना पड़ेगा कि भाई हम कौन से काम पे ध्यान दें, कि यही धंधा है जिसमें इसमें चाहे स्वरोजगार का कुछ हो, या फिर हेल्थ के लिए आप कुछ पैसे दो लोगों को। आप रोजगार के लिए तो जो फिक्स्ड इनकम की बात हो रही है, मंथली इनकम की बात हो रही है, वो तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसमें अब हेल्थ की कंपोनेंट अलग रखनी पड़ेगी। आपको जो लिंक करना है, जहां से लिंक करना है कर दीजिए। लेकिन ये तो स्थिति है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कितना है भारत में ऑलरेडी, जबकि वो भी पूरा जो है हेल्थ पूरा प्राइवेटाइज नहीं हुआ है, तब ये स्थिति है। आप अस्पताल में जाइए, आपको दिखाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े पैरवी चाहिए, बड़े अच्छे अच्छे अस्पताल कमी है। दूसरा, क्या दवा वहां मिलती है? नहीं मिलती है। बिल्कुल। जांच जांच सारे बाहर होते हैं, जांच सारे बाहर होते हैं। तो वो जो दिखते हैं, आप हमको उन बुनियादी चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा और आपको अकाउंटेबिलिटी कानून से तय करनी पड़ेगी। मेरा तो एक सुझाव है। सुझाव जी, क्या है मेरा? एक एक रीडिंग है जी कि बताइए। अब लगता है कि अब सारे सरकारों पे हंटर कोर्ट का चलना चाहिए। अभी जब दिल्ली में चला, सुप्रीम कोर्ट का चला, जो रोजाना पेशी होने लगी, तो क्या बंबई में भी शायद, तो सारे जगह इससे कोरोना में होश ठिकाने लगाए कि नहीं सरकारों के कोर्ट्स में, अदालतों ने। तो वैसे ही अदालत को अब उनको हेल्थ एक्टिविज्म भी करना पड़ेगा, जुडिशियल एक्टिविज्म। सबके लोगों को बाहर आके गांव के अंदर बोलना चाहिए। आपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग बनाई हुई है जहां पे जानवर घूम रहे हैं, ताले लगे हैं, इन्हें खोलिए, इन्हें ऑपरेट कीजिए। वो प्रेशर जब लोगों से आएगा तब कहीं ना कहीं, क्योंकि वोट तो सिर्फ दो चीजों के नाम पे होते हैं, एक एजुकेशन और एक शिक्षा, हेल्थ के नाम पे, और उसके ऊपर ही खर्चा नहीं होता है। आज के एक गुलाबी पेपर में, पिंक पेपर में, इकोनॉमिक पेपर के अंदर एडिटोरियल में वो लिखते हैं कि आप बड़ी बड़ी बातें वैक्सीन बनाने की करते हैं, 216 करोड़ दिसंबर तक की, लेकिन आपने अभी तक टोटल मनी जो पेमेंट किया है सिर्फ 2800 करोड़ के करीब करीब किया है दो कंपनियों को इंडिया में।
आप पेमेंट देते क्यों नहीं एडवांस में 20-30 हजार करोड़ देते और उनसे कहते बनाइए आप, व्हाई डोंट यू रिलीज द पेमेंट? इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, क्योंकि सबसे बड़ा ऑर्डर तो ईयू ने दिया है 180 करोड़ का फाइजर को, अमेरिका ने 80 करोड़ का दिया था। हम तो ऑर्डर ही नहीं दे रहे हैं सर, पैसे नहीं दे रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। नहीं, अब दे रहे हैं, अब दे रहे हैं। और हमने जब ये सारा त्राहिमाम हुआ तो हमने सद दिया कई कंपनियों पेमेंट को नहीं है अभी तक सर, पेमेंट नहीं है अभी तक, पेमेंट दिया नहीं अभी तक, सिर्फ 2800 करोड़ दिया अब तक। 28 या 4,800 करोड़ जो भी है, आई डोंट नो, जो भी है। तो जो भी है, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो कान खड़े हुए, जो आंखें लोगों की खुली, क्योंकि हम तो आपको बुनियादी कारण बता रहे हैं ना, कि बुनियादी कारण ये था कि हम लोगों ने ये समझ लिया कि हमारा कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता है अब। तो हमको लगा कि जो एकदम जो कोमॉर्बिडिटी वाले हैं उनको इंजेक्शन दे दिया जाएगा, धीरे धीरे ये काम होता रहेगा। शुरू में तो हमने फ्री कह दिया था सब जगह देने के लिए, चुनाव में हमने बिहार में सुना था कि फ्री मिलेगा। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन वहां से बातें डाइल्यूट होती चली गई और हमने उसकी जरूरत नहीं समझी। तो शायद इसीलिए हुआ जो हाहाकार मचा, जो मौत का तांडव चला। उसके बाद क्या हुआ, स्पुतनिक भी आ गया, अब फाइजर से भी इंडेमनिटी हटाने की बात चल रही है। हर जगह हम वैक्सीन मांगे। हमने यहाँ पर इंडिया में भी कई लोगों को लाइसेंस तो कम से कम दिया, पहले तो वो भी नहीं दिया था। पेमेंट हो जाएगी बाद में, पहले तो कोई इजाजत ही नहीं थी। आपको डोजेस की संख्या कितनी हो वो उसके बारे में वो नहीं था। तो शायद इसी आधार पर जो केंद्र सरकार ने जो 6 करोड़ जो आरोप लगता है उनके ऊपर कि 6 करोड़ वैक्सीन बाहर भेज दिए, जब हमने ये सोचा कि हमारे यहाँ कुछ अब होना नहीं है, हुआ नहीं, तो भाई हम लोग इसे कुछ डिप्लोमेसी कर लें। यही कारण रहा ना। क्या हमारे देश के, हमको नहीं पता, मैं यहाँ इस पर सवाल उठा रहा हूँ कि क्या स्पुतनिक बनाने वालों से, फाइजर मॉडर्ना बनाने वालों से क्या पहले कोई बातचीत हुई थी कि हमको इस तरह से कोई व्यवस्था, अल्टरनेटिव विकल्प और सप्लीमेंट, इसका क्या नाम है आपका, अटल पूनावाला और इसका बायोटेक का, भारत बायोटेक, उसका रखा जाए। हम एक बात कहना चाहते हैं आपसे जी। वो आप सवाल, ये तो मैंने जवाब दे दिया। देखिए, एक समस्या और रही ये बोहरा साहब, जी बहुत कहिए। भारी समस्या। अंधेरे में हम तीर मारते रह गए और दुनिया भर के डॉक्टरों ने तीर मारा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक समय आकर के ये बात जो है, जो मेडिकल कम्युनिकेशन है, स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोटोकॉल है, दिशा निर्देश है, गाइडेंस है, वो पश्चिम के देशों में और या क्या कहें अमेरिका वगैरह में एकदम बिल्कुल ठीक हो गया जी, है कि नहीं। अब यहाँ तो 100 डॉक्टर 100 बात, 100 अगर 5-10 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग बात कहती है। इससे भी बहुत बड़ा दिक्कत फैली। अब जो ये इंजेक्शन पे आ रहा है कि पहले कहा कि जी 2 हफ्ते में ले लो, फिर कहा कि जी 4 हफ्ते में ले लो, अब कह रहे हैं कि 8 हफ्ते में ले लो, फिर कह रहे हैं कि जी 18 से 44 को मिलेगा, फिर कह रहे हैं कि नहीं जी अभी नहीं मिलेगा है। फिर मतलब जो ये पूरा उलट पलट की स्थिति है और मेडिकल कम्युनिकेशन है। मुझे आज तक नहीं वो बोहरा साहब पता है कि ये रेमडेसिविर, ये जो नाम इतना चला, उसमें हमने 10 बातें पूरी पढ़ी है विशेषज्ञों कि नहीं ये कोई काम का दवा नहीं, लेकिन सब लोगों ने ठूस तो लिया। रिकमेंड सब करते हैं सर, हॉस्पिटल में जाओ तो। मैं क्या कह रहा हूँ, रेमडेसिविर आपने किया, हमको नहीं मालूम है कि नहीं, लेकिन जो है इमरजेंसी यूज का है, उसके ओवर यूज से प्रॉब्लम आती है, ये दवा है काम का या नहीं है, आप निकालिए और पढ़ते रहिए। सब दवाओं को कह दे जी ये भी काम आता है, वो भी काम आता है, ये भी काम आता है, ये भी नहीं आता है। उसी में लोगों को दिमाग में भी गया होगा कि इंजेक्शन लेने से भी काम नहीं होता है, गांव का जो झोला छाप जो कहता है वही सही है। तो इसको मेडिकल कम्युनिकेशन को स्टैंडर्डाइज करना, मेरे ख्याल से रेगुलेट भी करना अति आवश्यक। मैं आपको कह रहा हूँ स्टेरॉइड लेना है कि नहीं लेना है, अगर आपको कोविड हो गया, आपको पता नहीं आरटीपीसीआर से अच्छा टेस्ट होता है कितना, हमने सुना हम जहाँ रहते हैं कि यार इसके तो रिपोर्ट आजकल गलत आ रहे हैं। एंटीजन कोई टेस्ट होता है भाई, उसके रिपोर्ट के बारे में नहीं, ये प्रामाणिक नहीं है।
तो ये भी जो ये पूरा फैला ना, गांव के लोगों से आप और पॉलिटिशियन से, विपक्ष वालों से खाली आप ये थोड़ी उम्मीद करोगे कि अब कि वो एकदम सही सही हाथ पैर मिला के आपसे काम करेंगे। गांव में तो ऐसे ही शुरू से ऑपोजिशन था, लेकिन जी 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 उसमें जो पोलियो वाला एक्सपेरिमेंट था उसको आपको बनाना। अब दिक्कत यह है कि आज सीमित संसाधनों में, लेकिन आप जब इतने लोग मर गए, इतने लोग डेली मर रहे हैं गिनती में, अब गिनती कितना सही है वो भी देखने के लायक है ना। बहुत हमें पता चली कि तो लोग हार्ट अटैक से मर गए, लेकिन उनकी कोरोना जांच नहीं हुई थी, है कि नहीं, क्योंकि जांच की व्यवस्था नहीं है। उसका दम फूलने लगा या खुद हार्ट अटैक कर गया या आए तो उसी नाम से डिक्लेयर हो। तो बात यह है कि ये सारी व्यवस्था नहीं थी, और जैसे मन जिसको खुला खेल फरूकावादी, हर अस्पतालों में, बहुत सारे अस्पतालों में देखा हमने, महामारी का के नाम पर चोर बाजारी कितनी चली है, कितने में इंजेक्शन बिके हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की कितनी गफलत हुई है, जो था उसी में, उसमें तो और दाम बढ़ जाता है। तो आदमी तो एक एक सांस के लिए मोहताज हो गया। ये ऐसी स्थिति क्यों है? सभी सही कहा। हमने गलतियां नहीं, ब्लंडर्स किए हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। प्रकृति मार करेगी, वायरस अपना काम करता रहेगा, हमको तो उसका काट खोजना है ना थोड़ा सा। और इसके साथ ही पूरी दुनिया के सामने हमें हाथ भी फैलाना पड़ गया, अपनी पॉलिसी भी चेंज करनी पड़ गई, और साथ में एक बुरी खबर ये आई हमारे दो पड़ोसी देशों से, नेपाल से और बांग्लादेश से। नेपाल को कुछ एस्ट्राजेनेका चला गया था, अब उनके पास सेकंड डोज नहीं है, अब वो बेचारे अमेरिका से मांग रहे हैं क्योंकि इंडिया हैज बैक्ड आउट। सबसे बुरा रिजल्ट आया बांग्लादेश से कि उन्होंने 3 करोड़ वैक्सीन के पैसे दे दिए थे आधार पूनावाला को, और हमने टोटल मिलाकर सिर्फ 70 लाख उनको सप्लाई किया। तो इसी हफ्ते में उनके दो बड़े मंत्रियों के स्टेटमेंट आए हैं, एक फॉरेन मिनिस्टर के और एक फाइनेंस मिनिस्टर के। बोलते हैं कि वी मे शॉर्टली इन्वोक द पेनल्टी क्लॉज अगेंस्ट इंडिया। देखिए उनको वो करने दीजिए। सुनिए, लेकिन ये इससे हमारा नाम बदल, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पेनल्टी भी चली जाएगी। लेकिन अंतरराष्ट्रीय जगत में जब आप प्रॉमिस करते हैं किसी चीज को जाके, तो फिर अब उनके पास पहली डोज जा चुकी है, लगा सेकंड डोज नहीं है उनके पास। अब वो बेचारे भटक रहे हैं, कभी कनाडा से मांगते हैं, कभी अमेरिका से मांगते हैं, कभी ब्रिटेन से मांगते हैं। तो हमारी जो रेपुटेशन जो है अल्टीमेटली, कि हम इंडिया की एक रेपुटेशन कमिट करता था, पूरा करते थे, वो कमिटमेंट हम पूरे नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमारी एक तरह से क्षति हुई है रेपुटेशन को। सर हेलो, जी सतीश जी। आरोप ये लगा कि आपने बाहर डाल दे दिया 6 करोड़। अभी जैसी स्थिति भारत में है उसमें तो आप कुछ नहीं दे सकते, चाहे आप डिफॉल्ट करें या आप उसको लेकर छवि जो खराब हो, आप उनको यही कह सकते हैं कि जी हम बाद में दे पाएंगे, हमारे यहाँ तो स्थिति, आप लोग और कुछ हो सकता है मदद कीजिए, हमारी स्थिति नहीं, हम तो आपको ले गए थे, दे दिए, और वो छवि बनाने के लिए ही हुई थी कि भाई इससे भारत की छवि अच्छी होगी कि भाई हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी, वैक्सीन मैत्री, विश्व गुरु, हम ये सब कर रहे हैं। ठीक है, उस समय उसमें कोई पर से गलत नहीं था, गलत ये था कि हमारे यहाँ व्यवस्था ही नहीं थी, और हमने विक्ट्री डिक्लेयर किया हुआ था और हमने कोई व्यवस्था नहीं की थी, उसकी दिक्कत है। जो मिसमैच आ रहा है वो इसकी आ रहा है। अमेरिका वाले तो इसलिए नहीं दे रहे हैं सबको, वो अपना मुंह मांगा पैसा मांगेंगे, कोई पेटेंट पे आपको कुछ नहीं करेंगे, और वो कोई डाइल्यूट नहीं करेंगे, वो इंडिमनिटी क्लॉज खोजेंगे और जो चाहेंगे वो आपसे करा लेंगे। तो आज जो हमारी स्थिति इस वक्त ये हुई कि आज थोड़ा स्पुतनिक आया है, हम लोग अगर ये एक अल्टरनेटिव विकल्प की बात किए रहते साथ में, कि भारत के लिए भाई कितनी ऐसी चीजें होती हैं जो आप यहाँ से मंगाते हो लेकिन अपनी वाली चीज दूसरे जगह भेजते हो, होती है नहीं है, तो वो वाला काम हमको करके रखना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने मान ही लिया कि वो तो कुछ समय की बात थी, वो तो कुछ समय के। लेकिन बोरा साहब, आप इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी हैं, जो अब जो कोरोना के बाद जो स्थिति होगी, कोरोना पर अब लेट सवेर हमारा विजय हो जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और लग रहा है। अगर कोई बहुत बड़ी साजिश ना हो, आप जो जिस ओर इशारा कहते हैं कि कोई WMD टाइप की बायोलॉजिकल वेपन ना हो,
तब हम विजय पा लेंगे। अमेरिका ने विजय पा लिया क्योंकि सब लोगों को उसने वैक्सीनेट कर दिया। खूब पैसा भी डोनाल्ड ट्रंप के समय से, डोनाल्ड ट्रंप ने 2 काम अच्छे किए। एक कि उसने इकोनॉमी को चलाते रहे, दूसरा कि उसने वैक्सीन पर बहुत ध्यान दिया। तो ये दोनों काम से उनका काम तो हो गया, सब वैक्सीनेट हो गया। बाइडेन साहब आए तो थोड़ा उन्होंने उसको एकदम कोविड सेफगार्ड्स को मजबूती से लागू किया। हालांकि जो पैसा दिया गया, इतने ट्रिलियंस दिए गए, वो तो इनके समय में दिए गए, लेकिन उन्होंने उसका दोनों का बैलेंस रखा। बिल्कुल बिल्कुल बैलेंस रखा। तो हम लोगों से शायद गलती ये हुई प्रीमेच्योर विक्ट्री में कि हम लोगों ने आत्मनिर्भरता, हम कहेंगे, बोलना पड़ेगा कि उसमें एक जो सेंस आया कि इसका मौका है। कोरोना के बाद दुनिया में हमारा चीन से लड़ाई भी चल रहा है, चीन से दुनिया हट भी रही है। कोरोना में वो चीन बहुत बदनाम हुआ है, तो शायद हम इकोनॉमी को अभी ठीक कर लें। लेकिन उस समय जो हेल्थ वाली चीज थी वो मैं कहूंगा हम एक तरह से भूल गए और इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि हम जो है सबको वैक्सीन देने लगे। यही हुआ है ना, और क्या हुआ है? आप बताइए मुझे, सच में यही हुआ? बिल्कुल आपने सही कहा। और समस्याएं हजारों हैं, देश बड़ा है, 135 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो दर्शक मित्रों, मुद्दे बहुत हैं, बातें बहुत हैं, समय की बाध्यता है और खासतौर से अपने मेहमान के समय की भी हमें सम्मान करना चाहिए। दर्शक मित्रों, जाने से पहले कोई लास्ट टिप्पणी मैं सतीश के सिंह जी से जरूर लेना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो जाने वाले थे वो चले गए। मुक्ति मिल गई आरएसएस प्रमुख के शब्दों में, भागवत साहब ने जाकि कहा। इसका बहुत इसके ऊपर टिप्पणियां हुई। जो हैं उनकी चिंता बहुत प्रायोरिटी पे करी भी जा रही है और की जानी चाहिए। मेरा मानना है कि अभी वो जो इकोनॉमिक डिसलोकेशन, पूरी बंदी, पूरा ठप, पूरा उम्मीद जो खत्म हो गया है, तो हेल्थ में वो तो आप उसमें उम्मीद जगाए ही, आप लड़ भी रहे हैं उसमें। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है और सबसे बड़ा चैलेंज है, और चुनौती उसको समझ के जो आप ट्रेडिशनल मोड ऑफ इकोनॉमी चलाते हैं उसको ना चला करके अभी जो है आप लोगों को उनको उम्मीद अपने एग्जिस्टेंस में, यानी कि इकोनॉमी में, उनकी इकोनॉमी, घर की इकोनॉमी, पर्सनल, उसमें उनको सारी सरकारों को लगाना पड़ेगा। ये एक बड़ा इमरजेंसी है, ये भी महामारी से कम नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो दर्शक मित्रों, मुद्दे काफी हैं, चाहे ब्लैक फंगस के हों, कोरोना की महामारी के हों, या अभी और भी कुछ चीजें जुड़ती जा रही हैं जहां लोगों की मृत्यु भी हो रही है। तो एक पेंडेमिक खत्म नहीं हुआ था, दूसरा पेंडेमिक ऑफ ब्लैक फंगस हमारे सामने खड़ा है और उसमें भी काफी मृत्यु होनी शुरू हो गई हैं, जो कि दुख का विषय है। तो आपसे लेंगे आज्ञा और बहुत जल्दी इस वादे के साथ एक नए मेहमान के साथ होंगे, नए विषय के साथ होंगे। और हम लेते हैं आज्ञा अपने मेहमान श्री सतीश के जी। और धन्यवाद सर आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, बहुत बहुत आभार आपका। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी अगले मुद्दे पर और अगले मेहमान के साथ। धन्यवाद।